नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। आ गया रूपक्स क्लासेस का पहला वीडियो लेके। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है। आज से मैं ये वाला चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग? सबके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं? गुड। तो आज से हम इस चैनल पे बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और बाकी जो जो सब्जेक्ट्स है वो हम धीरे धीरे इस क्लास में ऐड करते जाएंगे। अभी के लिए आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक जानेंगे उसका, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आज हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, है ना। तो बायोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, स्टडी ऑफ लिविंग बॉडी और स्टडी ऑफ द प्रोसेस इनसाइड द लिविंग बॉडी। तो जीवित वस्तु के अंदर जिस तरह का प्रोसेस होता है उसका स्टडी और जीवित वस्तु का स्टडी, ये सब हम बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, ओके। तो जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो लिविंग का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, इसी चीज के ऊपर बेस करके ये वाला टॉपिक हमारा आज है। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है? तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे एक काव है और यहाँ पे एक बर्ड है। कोई भी बर्ड पकड़ लो, कॉमन मैना सपोज। ठीक है, तो मैं एक लड़के को बोलता हूँ कि जाओ और जाके डिस्टिंग्विश करो और आइडेंटिफाई करो कौन सा क्या स्पेसीज है। तो ये बहुत सिंपल है, वो जाके डायरेक्ट बोल दे सकता है कि ये काव है और ये बर्ड है। ठीक है, ऐसे डिस्टिंग्विश कर पाएगा। अभी बात यह है कि उस लड़के ने आइडेंटिफाई कैसे किया? बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो काव में है और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो बर्ड्स में है, वो देख के उसे समझ में आ गया कि ये काव है और ये बर्ड है। समझ में आ रहा है? ओके। तो इसी तरह से लिविंग और नॉन लिविंग को भी हम जब जानने की कोशिश करेंगे तब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स और कुछ प्रॉपर्टीज। कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके लिविंग और नॉन लिविंग को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ कैरेक्टर्स हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है या फिर बोल सकते हो फर्स्ट कैरेक्टर। फिर रिप्रोडक्शन, फिर आ गया मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर आ गया कॉन्शियसनेस। ठीक है, और फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स है जो हम देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। लेकिन तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स है जो डिफाइन करेगा व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग। बट इन 5 कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली डिफाइन कर सकता है कि ये लिविंग है। दैट मीन्स वो सिर्फ लिविंग में ही मिलेंगे और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स खोलो, एनसीईआरटी बुक्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है। जो मैं बोलूंगा सब कुछ लिखा हुआ है, मैं बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ सबको। बाकी जाके बुक्स पढ़ो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, ओके। तो एक एक कैरेक्टर को हम अब देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया है ग्रोथ का, उसके हिसाब से ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, किसी चीज का अगर मास बढ़ रहा है
तो उसका ग्रोथ हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और किसी चीज का अगर नंबर बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ में आया? ओके, यहाँ पे देखो एक चीज, एक फोटो दिया हुआ है। यहाँ पे एक बच्चे से लेके ये बच्चा उसका डेवलपमेंट होने के बाद, ग्रोथ होने के बाद एडल्टहुड में पहुंचता है, और कुछ समय के बाद वो बुढ़ापे में चले जाते हैं, और कुछ समय के बाद वो मर भी जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा भी वही केस हो रहा है। हम एक समय एक सिंगल सेल थे, है ना, जब जाइगोट स्टेज में थे मम्मी के पेट के अंदर, है ना। फिर वो जाइगोट डेवलप हुआ टू एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से धीरे धीरे एक बच्चा, बच्चा से धीरे धीरे हम एडल्टहुड में हैं। हम लोगों का भी एज होगा, हम भी बुढ़ापे में चले जाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। तो हम लोगों का भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्रोथ वाला कैरेक्टर लिविंग बींग्स में मिलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में मिलते हैं। ओके, तो ग्रोथ 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कैसा कैसा। एक है इनडिटरमिनेट और एक है डिटरमिनेट, 2 टाइप के ग्रोथ। ठीक है, इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ क्या है? ये है अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड, दैट इज ये वाला ग्रोथ सिस्टम हम प्लांट्स में देख सकते हैं। प्लांट्स का जो ग्रोथ है उस स्प्राउटिंग्स के बाद ही, मतलब वो एक बीज से लेके उसके बाद उसका ग्रोथ कंटिन्यू होता ही रहता है अप टू डेथ। मरने से पहले तक भी उसका ग्रोथ होता रहता है। ये है अनलिमिटेड ग्रोथ। नो डाउट कुछ सेल मरते हैं, लेकिन उसका जो ग्रोथ है वो होता ही रहता है। लेकिन डिटरमिनेट ग्रोथ हम एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, ये लिमिटेड ग्रोथ है। जैसे कि एनिमल्स का जन्म होने के बाद ही उसका ग्रोथ होता रहता है और अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज में जाते हैं, उसके बाद उसका और फर्दर ग्रोथ नहीं होता है। इसीलिए हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, कुछ सेल अगर डैमेज हो जाते हैं तो वहां पे रिपेयर मैकेनिज्म से वो सेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक पार्टिकुलर स्टेज तक ही हम लोगों का ग्रोथ होता है, उसके बाद वो ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं। तो डिटरमिनेट ग्रोथ इसे हम बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेट ग्रोथ कहाँ पे मिलते हैं? एनिमल में, और इनडिटरमिनेट ग्रोथ प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे हमने लिखा था इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अभी ग्रोथ हम लोगों के बॉडी में क्यों होते हैं? ग्रोथ हम लोगों के बॉडी में होते हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में जितने भी सेल है वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के लिए ही हम लोगों का ग्रोथ हो रहा है, हम लोगों का मास बढ़ रहा है। ठीक है, ये इंटरनली हम लोगों का क्या हो रहा है, सेल डिवीजन होकर हम लोगों का मास बढ़ रहा है। ओके, तो अब हम चेक करेंगे क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक माउंटेन है। ठीक है, इस माउंटेन का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। कैसे? सपोज हवा के साथ जो सैंड पार्टिकल ऐसे उड़ के आते हैं, वो सैंड पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन के साइड में जमा हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। इसे हम एक्रीशन भी बोलते हैं। तो ये जो डिपोजिशन हुआ, इसके लिए क्या हुआ, माउंटेन का साइज बढ़ गया, मास बढ़ गया। ठीक है, लेकिन हम इस माउंटेन को लिविंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लिविंग। तो यहाँ पे देखो कुछ लूप होल्स हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, ग्रोथ वाला कैरेक्टर लिविंग में तो मिलता है, लेकिन हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि जिस वस्तु में या फिर जिस थिंग में, जो भी वस्तु में मतलब ग्रोथ वाला कैरेक्टर है वो ही लिविंग है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो ये वाला कैरेक्टर हम लोगों का नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया। ठीक है, इट्स ए नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। फिर ओके, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, एक दूसरा इंडिविजुअल का जन्म दे सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक ऑर्गेनिज्म उसके तरह ही सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं।
हम लोग पहले भी जान के आए हैं क्लास 9-10 में, है ना। 9-10 में सबको ये सब पता है बेसिक। रिप्रोडक्शन दो टाइप के, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। ठीक है, देखो बहुत डिटेल्स में समझा रहे हैं, जाके एक बार से बुक देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है, एक सिंगल पेरेंट बॉडी से ही एक बच्चा बन जाते हैं। ठीक है, और जो मेन डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ये है स्पर्म, ये है एग, ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा पैदा होता है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा गैमेट फ्यूजन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चा पैदा होता है। ठीक है, कुछ टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में देख सकते हैं। ठीक है, बार्डिंग, जैसे कि बार्डिंग होते हैं ईस्ट में, फिर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म होते हैं, फंगी में स्पोर फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे एक सिंगल पेरेंट से ही बच्चा जन्म हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक यहाँ पे हो गया। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो लिविंग बॉडी में मिलते हैं। ये रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, चलो अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक हॉर्स है और डोंकी है। हॉर्स एंड डोंकी के बीच अगर मीटिंग होता है और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं म्यूल। ठीक है, दोनों का कैरेक्टर का मिक्स होता है। ठीक है, म्यूल। अभी जो ये जो म्यूल है, ये म्यूल बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इट्स स्टेराइल। स्टेराइल मतलब जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन के मुताबिक क्या था रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण एक इंडिविजुअल बच्चा पैदा कर पाते हैं, और ये रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं, लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, है ना। तो म्यूल यहाँ पे जो है ये तो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हम बोलेंगे कि ये म्यूल लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ये म्यूल भी लिविंग है। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम फिजियोलॉजिकल कंडीशन और इंटरनल सम कंडीशन। ओके, दे कैनॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, लेकिन वो तो लिविंग है, ह्यूमन बीइंग भी लिविंग है ना, इनफर्टाइल कपल्स। तो ऐसे कुछ लूपहोल्स इस कैरेक्टर्स में, इस प्रॉपर्टी में भी रह गया। ठीक है, समझ में आया? तो रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? एनसीईआरटी के डेफिनेशन के मुताबिक मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन आवर बॉडी। इसका मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो सबको, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अभी मेटाबॉलिज्म का होता है दो टाइप, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस by which a complex substance is converted into a simple substance। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कुछ सब्सटेंस हमने खाया, वो जाके हमारे बॉडी के अंदर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल, सपोज हमने कार्बोहाइड्रेट खाया और वो जाके डाइजेशन हुआ, मुंह में थोड़ा डाइजेशन हुआ, स्टोमक में हुआ, उसके बाद उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज निकला। ठीक है, वो और भी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में जाएंगे और उसके बाद क्या रिलीज होगा? एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, एंजाइम रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, तो एटीपी बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, कार्ब्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उससे जाके सिंपलेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से भी क्या निकला? एनर्जी, एटीपी। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का। तो ये है कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या है? सिंपल सब्सटेंस जो है वो मिल के केमिकल रिएक्शंस होके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनना। सपोज हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन खाने के बाद प्रोटीन डाइजेशन हुआ हमारे पेट के अंदर, और डाइजेशन होके एमिनो एसिड निकला उससे, क्योंकि प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। ठीक है, एमिनो एसिड निकला।
अभी ये जो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड बॉडी के दूसरे पार्ट में चले जाएंगे जहां पे प्रोटीन का जरूरत होता है। जैसे कि एंजाइम्स जो है वो भी प्रोटीन है, वहां पे भी प्रोटीन चाहिए, ठीक है, वहां पे भी एमिनो एसिड चाहिए क्योंकि प्रोटीन बनाना है ना। तो एमिनो एसिड मिल के क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है, बहुत सिंपली बोल रहा हूं, ठीक है, समझना। तो ये एमिनो एसिड था सिंपल सब्सटेंस, उससे क्या बना, कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी केमिकल रिएक्शंस है, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस होता है, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है एनाबोलिज्म। अभी देखो ये जो मेटाबॉलिज्म वाला क्राइटेरिया है ये हम लिविंग थिंग्स के बाहर, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में हम ये वाला कैरेक्टर नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी ओनली लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म एक हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, ओके। अब हम और एक चीज देखते हैं, क्या, सपोज यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ केमिकल्स डाल दिया। अब ये जो केमिकल्स है यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल्स के लिए यहाँ पे भी टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो क्या हम इस टेस्ट ट्यूब को एक लिविंग थिंग बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये बॉडी के बाहर हो रहा है, और ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इज लिविंग रिएक्शन, बट द पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, मतलब मेटाबॉलिज्म का यही मतलब है कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड लिविंग बॉडी, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए हम उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते हैं, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये है फोर्थ कैरेक्टर। ये क्या है, देखो हमारा बॉडी जो बना है, अगर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे, किससे बनते हैं, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, उससे बनते हैं। तो एटॉम्स ऐसे मिल के क्या बनते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, सेल सरफेस बनते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो एक साथ मिलके क्या बनेंगे, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, फिर सेल न्यूक्लियस हो गया, वो सब कुछ मिलके एक सेल बन रहा है, ठीक है, एक सेल बन रहा है। फिर एक सेल एक साथ जुड़ के क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, ठीक है, टिश्यू बन रहा है। फिर वो टिश्यू जुड़ के क्या बन रहा है, ऑर्गेन, और फिर ऑर्गेन जोड़ के क्या बन रहा है, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। और फिर ये टोटल मिलके, ये पूरा ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बन रहा है, फुल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एकदम सिंपलेस्ट थिंग से लेके, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स, वो मिलके क्या बना, सेल के अंदर का सेल ऑर्गेनेली बना, सेल न्यूक्लियस बना, सेल के सरफेस बना, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, फिर एक सेल जुड़ के क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू जुड़ के ऑर्गेन जोड़ के ऑर्गेन सिस्टम, और उसके बाद बॉडी बना। एक हायरार्की है यहाँ पे, है ना, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स एक हायरार्की बन रहा है। ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना संभव हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ये सब फंक्शनली रिलेटेड है, ठीक है, और ये सब ऐसे हायरार्की स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसलिए ही यहाँ पे मेटाबॉलिज्म या फिर बाकी केमिकल जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे सब पॉसिबल हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ लिविंग बॉडी में ही देखेंगे, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ लिविंग बॉडी में ही देख सकते हैं। तो ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। डिफाइनिंग कैरेक्टर, दो कैरेक्टर हमें मिल गया डिफाइनिंग। अभी है फिफ्थ कैरेक्टर, ये क्या है, कॉन्शियसनेस। अभी कॉन्शियसनेस क्या है, सपोज यहाँ पे एक
पानी का ग्लास है जिसके अंदर हॉट वाटर रखा हुआ है। अब अगर मैं इस हॉट वाटर के ग्लास को टच करूंगा तब मुझे वो जो हॉट है वो अनुभव होगा, ठीक है, वो हम फील कर पाएंगे। क्यों फील कर पाएंगे? क्योंकि हमारे स्किन में क्या है, कुछ रिसेप्टर सेल है, वो सेंस कर पाएंगे कि ये ग्लास हॉट है, ठीक है। अगर ज़्यादा हॉट है तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि बहुत समय के लिए मत टच करो वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये सेंस कर पा रहे हैं। फिर और हम किस तरह से सेंस कर पाते हैं? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम सेंसरी रिसेप्टर सेल, सम फोटो रिसेप्टर सेल। हमारे आंख में कुछ फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, वो हमें देखने के लिए हेल्प करते हैं, सेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर सुनने के लिए भी हमारे यहाँ पे रिसेप्टर सेल होते हैं, कुछ सुनते हैं तो वहाँ पे भी हमारा रिसेप्टर सेल काम करते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो हमें कॉन्शियस बनाते हैं, अवेयर बनाते हैं हमारे आसपास क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्शियसनेस वाला क्राइटेरिया है या फिर प्रॉपर्टी है, ये ओनली लिविंग थिंग्स में ही मिलते हैं, नॉन लिविंग में ये वाला क्राइटेरिया नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमें ये भी एक क्राइटेरिया मिला जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर हमें क्या क्या मिला? पहला मिला मेटाबॉलिज्म, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर मिला कॉन्शियसनेस। तो ये 3 है डिफाइनिंग कैरेक्टर, और बाकी जो 2 था वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। वो कुछ कैरेक्टर डायरेक्टली हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लियर हुआ? आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया, ठीक है। बहुत सिंपली समझाने की कोशिश किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया, और हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और ये पहला वीडियो है तो कोशिश करता जाऊंगा कि जितना हो सके इम्प्रूव करूँ, ठीक है। और सब अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।